हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी हिस्ट्री की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो से पहले 6 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं जिसमें ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है। इससे पहले ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में डिस्कस हो चुका है। इससे आने वाली वीडियोज़ में हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, इनकी बात की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो में। हिस्ट्री का पोर्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेक्शन से भी 15 से 20 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं डायरेक्ट, असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम CAPF में। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होता है, कुछ के लिए बोरिंग होता है। ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगती है हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है आपको, तो इस सेक्शन को मैंने 20 से 30 दिन का टाइम दिया है कवर करने के लिए, और आसानी से कवर भी हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली मैंने पेपर्स का एनालिसिस किया है तो मुझे ऐसा लगा है कि जो ये वाले जो सेक्शन यहाँ पे मैंने लिखे हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एंशियंट इंडिया का, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सब इनका मुझे कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं। 2-3 पेपर मैंने चेक किए थे, बाकी आप देख लेना, आप खुद बहुत समझदार हो। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया का मुझे कोई काम नहीं लगा है कि UPSC CAPF में एंशियंट इंडिया से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसको बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे इसमें कल्चर का भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। ठीक है, कि भाई कल्चर से रिलेटेड जैसे कोई म्यूज़िक है वो कहाँ का है, कोई डांस वगैरह है ये कहाँ के है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप इसको बताऊंगा मैं आपको, छोटा सा एक चीज़ है वो कर लेना इसमें, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो मुझे इसमें लगा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, फ्रीडम स्ट्रगल। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेनली फ्रीडम स्ट्रगल से हैं। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात की जाए तो 1857 की जो रिवोल्यूशन थी, ठीक है, उसके बाद की, उससे काफ़ी बाद की, मतलब 1990 के बाद की, और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक का ज़्यादा जिक्र किया गया है, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे वाली चीज़ों को हम छोड़ देंगे। हम एंशिएंट इंडिया को बिल्कुल छोड़ के चल रहे हैं, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। मेडिवल का भी हमें मतलब कोई इतना ज़्यादा खास स्कोप लगा नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने सोर्स यहाँ पे मेंशन किया, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उनके हिसाब से जो जो सोर्स मेंशन किए मुझे लगता है कि ये काफ़ी होंगे। ठीक है, और इसमें आपको ज़्यादा लोड भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें फ्रीडम स्ट्रगल बहुत मेन है, इसकी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आप पहले एंशिएंट इंडिया और मेडिवल छोड़ के चल रहे हो। ठीक है, उसके बाद है एवरीथिंग अबाउट मुगल एम्पायर एंड लेटर। ठीक है, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इस राजा ने कौन सी चीज़ कहाँ बनवाई है, इसने कहाँ क्या किया है, तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अकबर की लड़ाई किस किस के साथ हुई, कब हुई, क्या हुई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुगल एम्पायर और उसके बाद के जितने भी हैं वो आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उनमें कोई ढील मत छोड़ना। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कैसे आई, क्या हुआ, सब ये सब। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी भारत, उसके बाद के जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी प्रैक्टिस ये सब बुक्स पढ़ने के बाद MCQs की मैं आपको दे दूंगा, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब सोर्स की बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा प्रीवियस ईयर पेपर से पता लगा कि उनका क्वेश्चन का स्टाइल क्या पूछ रहे हैं, वो मतलब रिपीट क्या क्या हो रहा है, उस हिसाब से दोस्तों ये सोर्स मैंने ढूंढ के निकाले हैं, जो कि ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालेंगे आपके ऊपर। सबसे पहली जो बुक आपको पढ़नी है वो पढ़नी है NCERT 10th क्लास। ठीक है, उसका नाम है इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। ठीक है, इसमें दोस्तों देखो इंडिया के, इसमें जैसे नेहरू वगैरह का जो योगदान रहा है, उसके बाद कांग्रेस वगैरह बनी, ये सब हुआ, इसके बाद का सब कुछ दे रखा है इस बुक में। ठीक है, मेरे ख्याल से 200 पेजेस की बुक के आसपास होगी, 200 पेज अराउंड होंगे। तो इसमें आप मैक्सिमम 4 दिन लगाना। ठीक है, 3 से 4 दिन में आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी, इसे ध्यान से पढ़ना थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम सोर्स बहुत कम लेके चल रहे हैं इस सब्जेक्ट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़नी है NCERT की 12th क्लास की NCERT थीम इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये पार्ट 3, इसके 2 पार्ट और हैं, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको पार्ट 3 पढ़ना है। ठीक है, ये भी प्योरली इंडिया के ऊपर ही है, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड ही है। उसके बाद इसके ऊपर भी आपको 4 से 5 दिन ही लगाने, ज़्यादा टाइम इसमें मत देना आप, क्योंकि इतने में ये कवर हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों बिपिन चंद्रा की काफ़ी किताबें हैं, आपको ये बुक देखनी है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। या कई ऐसे इंडिया आफ्टर गांधी है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या ऐसे वो कुछ कई सारी किताबें देखी, लेकिन आप ये देखना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ये वाली बुक बहुत अच्छी है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको सब पूरा सब डाटा सब क्लियर हो जाएगा, और कि किस टाइम पे क्या हुआ था, कौन से रूलर आए थे, कौन से गवर्नर जनरल, ये वो सब, ठीक है। पॉलिसी क्या क्या बनी थी सब। तो इस बुक को आप 10 दिन में कर दीजिएगा। तो आपको इन तीनों बुक को करने में हार्डली 15 से 18 दिन लगेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने कर ही लिए है, कर ही चुके होंगे, तब तक देख के क्वेश्चन क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, उसके बाद क्या होगा, आपको बुक चाहिएगी एक फिर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास हिस्ट्री की इसके लिए भी बुक अवेलेबल है। आई विल प्रोवाइड द बुक फॉर दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें मैंने परचेज़ की थी, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी वो बुक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपने ये काम किया है, ठीक है। एक छोटा सा आपका टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, उसके बाद आपको वो बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ईमेल पे प्रोवाइड करा दूँगा। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सिलेबस की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हिस्ट्री में दोस्तों इसमें 20 से 30 दिन से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और इसमें जो मेन आपको क्वेश्चन पेपर जब आप प्रीवियस ईयर के देखोगे ना, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए और प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए कि क्या पूछा क्या जाता है उनमें। उन सब चीज़ों में से आपको कितना आता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है। तो ये चीज़ आप देख लेना दोस्तों। होप सो आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। डाउट अगर कुछ पूछना है तो इसमें बता देना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों हम साइंस की, ठीक है। साइंस एक बहुत ही रोमांचित कह सकते हो आप, फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा जो नॉन साइंस वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, ठीक है। पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसको छोड़ ही दिया जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने दोस्तों 30 दिन का वो बनाया है। इसके लिए 30 दिन मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये एक आसान पार्ट है, ठीक है। आसान इन द सेंस ये नहीं है कि आपको छोड़ के चले जाओगे तो क्वेश्चन ठीक कर दोगे, ठीक है। आसान पार्ट का मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, अगर समझोगे तो आपका हो जाएगा। और इसमें स्कोर काफ़ी अच्छा आ सकता है आपके, मतलब मार्क्स काफ़ी अटेंड कर सकते हो आप। इसमें 17 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, यानी कि 1/6 लगा लीजिए आप टोटल एग्ज़ाम का। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन सेक्शन, ठीक है। हम कुछ ये नहीं कह सकते कि वाटर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एयर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो हम किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, 3 सेक्शन होते हैं इसमें, वो सब आपको पता ही है, बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है। हाँ, जैसे बायोलॉजी में बात करता हूँ प्लांट्स किंगडम के बारे में से, और एनिमल वो इनके सेल वगैरह, ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर, ये सब से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो उन पे आप स्पेशली ध्यान देना, कम ही चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, साइंस के सोर्स क्या क्या है, ठीक है। साइंस के अगर सोर्स की बात करें तो NCERT आपको पढ़नी है 6ठी से 10वीं तक की सारी, ठीक है। 6 to 10th आपको NCERT पढ़नी है सारी विद डिटेल। अब क्या होगा, इसमें आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसमें नोट्स नहीं बनाए तो आपको दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। दिक्कत क्या आएगी, आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे अच्छे से फिर, ठीक है। जो चीज़ें आपको आती हैं वो चीज़ें छोड़ दीजिए, उनको मतलब जस्ट एक रीडिंग लेके छोड़ दीजिए, उनके नोट्स मत बनाना। डोंट मेक बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है। सिंपल जो आपको चीज़ें नहीं है आपके लिए उनके नोट्स बनाओ, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर देख के कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के बना दिए नोट्स, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद इसमें आपको 10th तक तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं इसके क्या बोलते हैं, 12th की बायोलॉजी के कुछ चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अभी मुझे नोटबुक देखनी पड़ेगी कौन सी है, ठीक है। तो उसमें आपको बता दूंगा। और इसमें आप बायोलॉजी के लिए उन चैप्टर की बजाय आप अगर लूसेंट की बायोलॉजी भी पढ़ लेते हो तो वो भी अच्छी रहेगी इसके लिए, ठीक है। लूसेंट में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है बायोलॉजी, वहाँ से भी आप कर सकते हो, उसमें भी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा उसमें से, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जितने आपने पढ़ लिया है ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिया है काफ़ी, और ध्यान से पढ़ना, मतलब ये नहीं है कि सिलेबस पूरा करना है 23 दिन में करना है, बस कर दिया
पढ़ के आपको समझ भी आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और जितना उसके नेट अगर इंटरनेट अगर आपके पास है, ऑब्वियसली आजकल तो सबके पास है, जियो सिम भी आ गई है, तो नेट तो अवेलेबल है प्लेंटी में। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, मान लो आप पढ़ रहे हो, मान लो अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका अगर आपको बुक से क्लियर नहीं होता है स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते में पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, गूगल कीजिए, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके साइंस की स्ट्रेटेजी है। साइंस में इसको आपको ऐसे अप्रोच करनी है। अगर आपको कुछ लगता है भाई इसमें कुछ गलत है या कुछ और मॉडिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपके उनका सजेशन का वेट करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये सेक्शन को मैंने 30 दिन दिए हैं, आपको 30 दिन में बड़े आराम से हो जाएगा कवर, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं। 6th 7th क्लास की जो NCERT है इसमें दोस्तों, वो बहुत जल्दी करनी है आपको, ठीक है। चैप्टर्स काफ़ी हैं इसमें, और लेकिन चीज़ें लगभग आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ऐसा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, पढ़ी हुई चीज़ें। 6th और 7th की मुश्किल से आपको हार्डली एक हफ्ते में 5-6 दिन में कर देनी है, 3-3 दिन में दोनों, ठीक है। मान लो 15 चैप्टर है तो एक दिन में 5 चैप्टर बड़े प्यार से हो सकते हैं अगर आप 5-6 घंटे डेली पढ़ते हो तो, ठीक है। यह है साइंस की स्ट्रेटेजी दोस्तों। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये लेस प्रायोरिटी वाला एरिया रहता है, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस सेक्शन से, लेकिन हम इस सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर हमारा एक क्वेश्चन भी ठीक होता है उसको 2 मार्क्स मिलते हैं, और 2 मार्क्स में कट ऑफ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन इस पर हम ध्यान थोड़ा कम देंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैंने 5 दिन का समय लिया है, सिर्फ 5 दिन का, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सोर्सेज क्या क्या होंगे इनके, ठीक है दोस्तों। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा, लेकिन इसमें आपको PhD नहीं करनी है, ये चीज़ पहले ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई भी टॉपिक टर्म आती है ऐसे, ठीक है, अब मान लो फिजिकल डेफिसिट है, एक टर्म आ गई, ठीक है, उसका आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ये नहीं है कि उसका क्या वो होता है, क्या कंट्री की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो कुछ नहीं। जो बुक में दिया हुआ है सिंपल वो पढ़िए, ज़्यादा गूगल इसमें मत कीजिएगा आप। हाँ, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही तो आप गूगल कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। इसमें 2 बुक्स आपकी 11th और 12th, ठीक है, 2 क्लास की NCERTs हैं, ये आप पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से 2 पार्ट होंगे शायद इनके, देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर टाइम बचे मान लो 5 से, आप इसको 5 से 8 दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 8 दिन तक एक्सटेंड कर लीजिए इसे अगर आपको दिक्कत है तो, ठीक है। लेकिन 8 या 10 दिन से ज़्यादा मत देना इसको, मैक्सिमम 10 दिन बस, ठीक है। 10 दिन तो चाहिए दोस्तों, 4 बुकें अगर होंगी तो 10 दिन तो चाहिए, ठीक है। इनको पढ़ लेना आप 10 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक इसमें बजट आती है, बजट आता है फरवरी में हमारा हर साल, ठीक है। बजट वैसे अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको होगा नहीं, मतलब दिक्कत भी आएगी, और इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन आता है मुश्किल से बजट से। आप बजट की समरी पढ़ना, ठीक है, सिर्फ समरी। उस टाइम पे क्या होता है, जो सिविल सर्विसेज के पेपर की जो वेबसाइट्स हैं या मुरनाल वगैरह हैं वो डालते रहते हैं, तो आप उनकी वीडियोस देख लेना, सिंपल वो समरी डालते हैं, 2-3-4 वीडियो होंगी आधे घंटे की, वो देख लेना, इनमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारी स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन है या कोई आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, मुझे बताइए, ठीक है। आपके सजेशंस का मोस्ट वेलकम। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो बना के लेके आता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। और आने वाले टाइम में तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि वीडियोज़ अगर कोई देखे और उनको वो पसंद आए, मतलब उनका लिए अगर बेनिफिशियल हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।